नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी। आचार्य कौटिल्य कृत एक महान ग्रंथ जिसकी उपादेयता और प्रासंगिकता सदैव रहेगी, वह है अर्थशास्त्रम। यूजीसी नेट की परीक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी अति महत्वपूर्ण रूप में यह ग्रंथ सिलेबस में है। परीक्षार्थियों को तो इसे पढ़ना ही है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों को मेरी राय में इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए जिन्हें राजनीति विषयक महत्वपूर्ण बातों को बारीकी से समझना हो। क्योंकि जिस विष्णुगुप्त ने नंद वंश का समूल विनाश कर एक साधारण व्यक्ति का साम्राज्य स्थापित कर दिया, जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, ऐसा साम्राज्य स्थापित करने वाला अवश्य ही अत्यंत उत्कृष्ट प्रज्ञा से युक्त होगा और उसके द्वारा जो उल्लेखित की गई बातें हैं निश्चित ही अत्यंत गूढ़ व उपयोगी होगी। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने यह ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों को राजनीति का ज्ञान प्रदान करने हेतु ही लिखा था। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौटिल्य के विषय में, जिसे हम चाणक्य या कौटिल्य कहते हैं, उनका मूल नाम तो है विष्णुगुप्त, और उन्होंने ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र। तो इसके लेखक है आचार्य कौटिल्य। पितृ प्रदत्त नाम इनका विष्णुगुप्त था और आचार्य चाणक्य के पुत्र होने के कारण ये चाणक्य कहलाए। और ऐसा कहा गया है कि कुटिल गोत्रीय ब्राह्मण होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा, अथवा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुटिल राजनीति करने के कारण ही इनका नाम कौटिल्य पड़ा। परंतु कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि इनका गोत्र कुटिल था, अतएव ये कौटिल्य कहलाए। इनका जन्म 375 ईसा पूर्व हुआ था और इनका निवास स्थान पाटलिपुत्र था, जिसे अब आजकल हम पटना कहते हैं। शिक्षा दीक्षा इनकी तक्षशिला में ही हुई है और उसी तक्षशिला में अध्यापन कार्य किया इन्होंने राजनीति के प्राचार्य के रूप में। और जैसा कि विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का विनाश किया इन्होंने और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधान अमात्य के रूप में विख्यात रहे हैं, अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में विख्यात रहे हैं, अथवा उनके एक आचार्य या गुरु भी थे। अब अर्थशास्त्र जो उन्होंने ग्रंथ लिखा उसमें 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय है और 180 प्रकरण है, अर्थात इसका विभाजन अधिकरणों में और उस अधिकरणों के अंतर्गत अध्यायों का विवरण है और उन्हीं अध्यायों में प्रकरण दिए गए हैं। तो कुल 15 अधिकरण हैं। परीक्षा की दृष्टि से हमें यह ध्यान रखना है। और 150 अध्याय है और 180 प्रकरण दिए गए हैं। राजनीति प्रधान ग्रंथ है। नाम से हमें लग रहा है अर्थ अर्थात धन से संबंधित, वृत्ति से संबंधित कोई शास्त्र होगा, लेकिन इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि मनुष्याणाम वृत्तिर अर्थः, अर्थात मनुष्यों की जो वृत्ति अर्थात जीविका होती है उसको हम अर्थ कहते हैं। और मनुष्यवती भूमिरित्यर्थ, मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। तस्याः पृथिव्या लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। तस्या अर्थात उस भूमि को, उस पृथ्वी को, भूमि के लाभ अर्थात उसको प्राप्त करने और पालनोपाय उसकी रक्षा करने वाले जो उपाय है उसका जो निरूपण करता है शास्त्रम, वह शास्त्र अर्थशास्त्रम, उसे ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात एक राज्य की रक्षा कैसे करनी है, एक राज्य को प्राप्त करने का उपाय क्या है, किन किन उपायों से हम उस राज्य की प्राप्ति करें, उसका विस्तार करें, और जो विस्तारित हमारा राज्य है, हमारा जो राष्ट्र है, उसकी हम रक्षा करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, किस प्रकार से हम गुप्तचरों का नियुक्ति करें, किस प्रकार से मंत्रियों की नियुक्ति करें, सभी विषयों का वर्णन इस शास्त्र में दिया गया है और उसी का नाम अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र है एक राजनीति प्रधान ग्रंथ है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है।
अर्थशास्त्र केवल आजीविका प्रदान करने वाला नहीं है, अपितु राजनीति विषयक समस्त नीतियों को यहाँ प्रतिपादित किया गया है। अर्थशास्त्र के जो 15 अधिकरण हैं उनके नाम इस प्रकार है। पहला अधिकरण विनयाधिकारिक है, जिसमें राज्यवृत्ति का निरूपण दिया गया है। किस प्रकार विद्या विषय क्या विचार है, वृद्धजनों की संगति कैसी होनी चाहिए इत्यादि विस्तृत विवरण इसमें दिया गया है। दूसरा अधिकरण है अध्यक्षों का निरूपण। जो आपका प्रथम अधिकरण है इसका विनयाधिकारिक, यह विशेष रूप से परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पूछा जाता है। दूसरा अधिकरण है अध्यक्षों का निरूपण, जो अध्यक्ष प्रचार अर्थात अध्यक्ष का किस प्रकार से नियुक्ति की जाए। धर्म स्थेयम तीसरा है, धर्म कहते हैं यहाँ न्याय को, तो न्याय का किस प्रकार से वहाँ पर न्याय के अधिकारी की कैसे नियुक्ति करनी है, न्याय किस प्रकार प्रदान किया जाए, व्यवहार की स्थापना कैसे हो, विवाद का कैसे निराकरण हो, विवाह संबंधी विचार भी इसमें किए गए हैं, दाय विभाग भी इसमें बताया गया है। धरोहर के विषय में क्रय विक्रय संबंधी सारी जो विवेचना है, समस्त विवेचना इसके भीतर है। चौथा अधिकरण है कंटक शोधन। कंटक अर्थात कि जो भी मार्ग में बाधक है उन सब का किस प्रकार से शोधन किया जाए, षड्यंत्रकारियों से देश की रक्षा कैसे की जाए, सिद्ध पुरुषों के बहाने प्रलोभन विद्याओं का प्रकाशन कैसे किया जाए, कैसे किस प्रकार की परीक्षा की जाए, राजकीय विभागों का जो रक्षा है उनके विषय में यहाँ पर बहुत अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है। पांचवा अधिकरण है योग वृत्तम। योग वृत्तम में यहाँ पर दंड व्यवस्था के साथ साथ कोष के विषय में बताया, और जो भृत्य है सेवक इत्यादि और कर्मचारियों का जो व्यवहार है, व्यवस्था के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये समस्त उसके भीतर उस प्रकरण में उस अधिकरण में बताया है। छठा अधिकरण है प्रकृतियों का निरूपण, अर्थात जो प्रकृति है, जो यानी कि मंत्री इत्यादि है उनके विषय में यहाँ पर उनके क्या गुण होना चाहिए, शांति और उद्योग के विषय में भी यहाँ मंडल योनि के विषय में बताया गया है। सातवां अधिकरण है षड्गुण्य, अर्थात 6 गुणों का निरूपण किया गया है। 6 गुणों में समस्त आ जाएगा इसमें, संधि विग्रह यान आसन, समस्त इन गुणों के विषय में यहाँ पर द्वैधी भाव इत्यादि का यहाँ पर बताया कि मित्र से कैसे संधि की जाए, शत्रुओं से कैसे संधि की जाए, आपस में किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, कैसे हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसके पश्चात 8वां अधिकरण है व्यसनों का जो निरूपण है। व्यसन अधिकारी का अर्थात जो भी प्रकृति के व्यसन है, अर्थात जो मंत्री इत्यादि है उनके क्या क्या व्यसन है, राजा के राज्य के व्यसन पर विचार किया गया है, सामान्य व्यक्तियों के व्यसनों पर भी विचार किया गया है और उसके विषय में यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। अभियात्स्य कर्म जो अर्थात आक्रमण का निरूपण किया गया है, अर्थात शक्ति देश और काल के बलाबल का यहाँ पर ज्ञान किया। आक्रमण के समय क्या होना चाहिए, सेनाओं के तैयार होने का क्या समय हो, किस प्रकार सैन्य संगठन का निर्माण हो, बाह्य और आभ्यंतर प्रकृति के जो क्रोध का भी हमें कैसे प्रतिकार करना है, अर्थात हमारे भीतर जो हमारे मंत्री इत्यादि है उनके क्रोधित हो जाने पर हमें उनका किस प्रकार से अपने अनुकूल बनाना है, अथवा शत्रु सेना से जो लोग हैं उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए हमें क्या करना है। बाह्य और आभ्यंतर आपत्तियां यदि आ जाए तो हमें उसका निराकरण कैसे करना है। जो राजद्रोही है और शत्रुजन्य जो भी आपत्तियां हैं उनके विषय में भी यहाँ विस्तृत विचार किया गया है। क्या क्या उपाय है, उस उपाय से होने वाली क्या क्या सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों का विस्तृत वर्णन है। 10वां अधिकरण है संग्रामिक, अर्थात संग्राम का निरूपण। किस प्रकार छावनी का निर्माण किया जाए, छावनी का प्रयाण कैसे हो, आपत्ति और आक्रमण के समय देश की रक्षा कैसे करें, कूट युद्ध क्या है, कूट युद्ध के कितने भेद है, अपनी सेना को कैसे प्रोत्साहित करें और अपनी पराई सेना का आप प्रयोग कैसे करें, युद्ध के योग्य भूमि का चयन हम कैसे करें, कहाँ युद्ध होना चाहिए। जो सभी प्रकार की सेनाएं हैं, चतुरंगनी सेना, पैदल, अश्व, रथ और हाथी इत्यादि जो भी सेना है उन सेना के क्या क्या कार्य होने चाहिए, व्यूह रचना कैसी होनी चाहिए, और सभी जो सेना का है वो
पूरी रचना का उन्होंने विस्तृत विवेचन किया है। 11वां अधिकरण है वृत्त संघ, अर्थात कि जो भेदक प्रयोग बताए हैं कि किस प्रकार भेद नीति का प्रयोग करें, और उपांशु दंड के विषय में भी वहां बताया है। इसके पश्चात 12वां है आबलियस। आबलियस का मतलब इसके भीतर दूत कर्म का प्रयोग, मंत्र युद्ध, सेनापतियों का वध, राजमंडल की सहायता, और जो शस्त्र, अग्नि और रथों का जो गूढ़ प्रयोग करना है, दंड अतिसंधान का करना है, और विजय की किस प्रकार प्राप्ति करनी है, इन समस्त विषयों का और इसके अतिरिक्त विषयों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। 13वां है दुर्ग लंभोपाय, दुर्ग प्राप्ति का निरूपण, कि गुप्तचरों का शत्रु देश में निवास, किस प्रकार से शत्रु के दुर्ग को घेरें, शत्रु के दुर्ग को तोड़ें, जीते हुए दुर्ग में शांति कैसे कायम करें, तो ये सारे उपाय वहाँ पर बताए हैं। 14वां अधिकरण है औपनिषदिक निरूपण है, जो शत्रु वध के प्रयोग बताए हैं वहाँ पर, और शत्रु द्वारा अपनी सेना पर किए गए घातक प्रयोग यदि है तो उनका हम प्रतिकार कैसे करें। शत्रु ने हम पर, हमारी सेना पर यदि किसी भी प्रकार का कुछ प्रयोग किया है तो उन प्रयोगों से हम कैसे निजात पाएं, उनका हम कैसे निराकरण करें, उसके विषय में वर्णन है। 15वां अधिकरण है तंत्र युक्ति का निरूपण। तो इसमें संपूर्ण कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है, इसमें तंत्र युक्तियां दी गई है, अर्थात ऐसे उपाय दिए गए हैं जिससे कि तांत्रिक जिसे हम कह सकते हैं, उन उपायों के द्वारा हमारी सेना को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए। कुछ ऐसे जड़ी बूटियों का मिश्रण बताया गया है कि इन जड़ी बूटियों के मिश्रण को यदि दिया जाए तो सेना है उसको थोड़ा सा खाने पर ही महीनों तक उसे न तो शक्ति की कमी होगी, न उसको प्रतिकार करने में, युद्ध करने में किसी प्रकार की कोई उसके भीतर कोई कमी आएगी, और साथ ही उसे भोजन की भी इच्छा नहीं रहेगी, अथवा उसे भूख नहीं लगेगी, अथवा और भी कई प्रकार के प्रयोग, उनके वस्त्रों से संबंधित, उनकी हर तरह से उनकी घाव को भरने के लिए, उनके किस प्रकार से यदि कोई चोट आ गई है तो उसको कैसे करे, तो समस्त उसके भीतर तंत्र युक्तियां दी गई है। ये तो है 15 अधिकरणों का सामान्य परिचय। उसके पश्चात सर्वप्रथम कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 11 अर्थशास्त्रियों के मतों का प्रारंभ में ही उल्लेख किया है कि मैंने जो अर्थशास्त्र बनाया है उससे पूर्व में ये 11 जो अर्थशास्त्री हुए हैं और उनके मतों का ही मैंने एक तरह से संकलन किया है, अथवा उनके मतों पर मैंने विचार करके अपना मत प्रदान किया है। और वे 11 अर्थशास्त्री है उशनस अर्थात शुक्राचार्य, जिसका बहुत अधिक उल्लेख करते हैं ये कौटिल्य कि शुक्र नीति में किस प्रकार से शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य, उन्होंने क्या मत माना है। उन्होंने प्रत्येक प्रारंभ में जो है ये बताया है कि मेरे राय में ये है, शुक्राचार्य जी की राय में ये है, और अन्य जो बृहस्पति है, इंद्र है, पाराशर है, मनु है, नारद है, उनके राय में ये है, और इन सब के अनुसार मैं विचार करके मेरी राय में ये रखता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने 11 अर्थशास्त्रियों का उल्लेख किया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कितने अर्थशास्त्रियों का उल्लेख किया है, 11, और उसमें से भी सबसे अधिक उन्होंने शुक्राचार्य जी का उल्लेख किया है। उसके अलावा द्रोणाचार्य, मनु का, नारद का, इनका उल्लेख बहुत बार आया है। तो पहला है शुक्राचार्य का, आम्भ का, कौणदंत अर्थात भीष्म का, पाराशर, बाहुदंती पुत्र अर्थात इंद्र का भी, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु माने गए हैं, द्रोणाचार्य, भारद्वाज या द्रोणाचार्य, मनु, पिशून अर्थात नारद, वातव्याधि अर्थात उद्धव जी, और विशालाक्ष, ये 11 अर्थशास्त्रियों के मतों का इन्होंने उल्लेख किया है। अब जो प्रथम अधिकरण है विनयाधिकारिकम जिसका नाम है, उसके विषय यहाँ बताए जा रहे हैं, क्योंकि प्रथम अधिकरण का विस्तृत अध्ययन हमारे द्वारा सिलेबस में अपेक्षित है। तो पहले अधिकरण का नाम सर्वप्रथम हमें याद रखना है, पूछा जाता है, वो है विनयाधिकारिक, और इसमें 18 विषय दिए गए हैं। वो 18 विषय, पहला है विद्या समुदेश अर्थात विद्या विषयक विचार,
जो विद्या अन्वेक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीति जो विद्या दी गई है उनके विषय में विचार करेंगे कि किस अर्थशास्त्री ने कितनी विद्या मानी है और कौटिल्य का क्या मत है। वृद्ध संयोग से है, वृद्ध जनों की संगति, इंद्रिय जय तीसरा प्रकरण है, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अमात्योत्पत्ति अर्थात अमात्यों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति किस आधार पे करें, कैसे करें। नेक्स्ट है मंत्री पुरोहित उत्पत्ति, अर्थात मंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उपधाभी अर्थात जो गूढ़ उपाय है, उपदा कहते हैं बहाने से, अर्थात गूढ़ उपाय के द्वारा शोच अशोच ज्ञानम अमात्यानाम, अमात्यानाम अर्थात मंत्रियों के, अमात्यों के शोच यानी पवित्रता और अशोच यानी अपवित्रता की जो आचरण है उस आचरण का ज्ञान यहाँ करना, आचरण की परीक्षा यहाँ करना। यानी मंत्रियों और पुरोहितों की नियुक्ति करते समय और नियुक्ति करने के पश्चात भी विभिन्न उपायों के द्वारा, विभिन्न गूढ़ उपायों के द्वारा उनके आचरण की परीक्षा हमें कैसे करनी है, वो सारे उपाय बताए गए हैं वहाँ। गूढ़ पुरुषोत्पत्ति अर्थात गुप्तचरों का यहाँ पर नियुक्ति कैसे हो, किस आधार पे हो, गुप्तचरों के कितने प्रकार है। गूढ़ पुरुष प्रणिधि अर्थात गुप्तचरों के कार्यों के जो है उस पर नियुक्ति। और एक जगह यह बताया कि गूढ़ पुरुष कितने प्रकार के हैं, अर्थात गुप्तचरों के प्रकार किन किन तरह के हैं और फिर उनकी नियुक्ति किस प्रकार से हम करें। स्वविषय कृत्याकृत्य परक्षणम, स्वविषय यानी अपने विषय में, अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में, कृत्याकृत्य कृत्य और अकृत्य पक्ष की सुरक्षा, यानी कि जो हमारे अनुकूल जो व्यक्ति है और जो अनुकूल नहीं है उनके विषय में हमें ज्ञान प्राप्त करना और उनकी रक्षा करना। परविषय कृत्याकृत्य उपग्रह, परविषय अर्थात दूसरे जो अपने शत्रु पक्ष है उस शत्रु देश में कृत्याकृत्य पक्ष को मिलाना, अर्थात शत्रु के कौन से व्यक्ति उनके अनुकूल है और कौन से उनके विरोधी है, तो उन अनुकूल को विरोधी बनाना और जो विरोधी है उनको अपने पक्ष में मिलाना, उस विषय में विवेचन बताया यहाँ पर। इसके पश्चात 11वां जो विषय है मंत्राधिकार का, कि मंत्र जो है उसके विषय में पूरी बताई यहाँ पर कि कैसे उनकी नियुक्ति करनी है मंत्रियों की। दूत प्रणिधि, दूतों के कार्यों पर नियुक्ति। राजपुत्र रक्षणम, जो राजपुत्र की भी रक्षा कैसे की जाए। अवरुद्ध व्रतम अर्थात नजरबंद यदि राजकुमार है उसका व्रतम अर्थात क्या व्यवहार हो। और अवरुद्धे च व्रति, और जो नजरबंद राजकुमार के प्रति राजा का क्या व्यवहार हो। और राज प्रणिधि अर्थात राजा के जो कार्य व्यापार है उसके विषय में बताया। और निशांत प्रणिधि, राजभवन का किस प्रकार निर्माण हो। और आत्मरक्षितम अर्थात आत्मरक्षा का प्रबंध क्या हो। तो ये 18 विषय है प्रथम अधिकरण के। विनयाधिकारिक जो प्रथम अधिकरण है उसमें 16 प्रकरण हैं और 21 अध्याय है। इसका मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, ये पूछा जाता है। और 4 विद्याएं मानी गई है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। तो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीतिश्चैति विद्या। आन्वीक्षिकी किसे कहते हैं? तर्क विद्या को, न्याय विद्या भी कहते हैं इसे और हेतु विद्या भी कहते हैं। किसी भी कार्य के विषय में, किसी भी विषय के ऊपर यदि तर्क वितर्क करके पूरी तरह से विचार करके उस विषय पर निर्णय लिया जाता है उसे हम आन्वीक्षिकी कहते हैं या तर्क विद्या कहते हैं। त्रयी सभी को पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेदात्रयी ही त्रयी विद्या है। इनमें उल्लेखित जो बातें हैं उन्हीं पर विचार करना। वार्ता कहते हैं कृषि कर्म, वाणिज्य या व्यापार को या पशुपालन को, जिससे हमारा कोई आजीविका का साधन हो, जिससे हमें आजीविका की प्राप्ति हो, वह वार्ता कहलाती है। और दंड नीति कहते हैं आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता नाम योगक्षेम साधनों। ये जो आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, इनके योग अर्थात प्राप्ति का और क्षेम यानी उनकी रक्षा का जो भी साधन है उसे हम कहते हैं दंड नीति। अर्थात दंड देकर के समाज में एक व्यवस्था बनाए रखना,
और सभी प्रकार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने देना, यह होती है दंड नीति। विद्या विषयक विचार में यह कहा, पहला जो प्रकरण है उसमें कि त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च इति मानवा, अर्थात जो मनु के अनुयायी है वो तीन ही विद्याएं मानते हैं। कौन सी? त्रयी, वार्ता और दंड नीति। अब इन बातों को आपको अवश्य ही याद रखना है, क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनु के अनुसार या मनु के अनुयायी कितनी विद्या मानते हैं और कौन कौन सी मानते हैं। तो मनु के अनुयायी है वो तीन विद्या मानते हैं, अन्वीक्षिकी को नहीं मानते। वो कहते हैं कि त्रयी अर्थात वेद सर्व प्रमुख है, और उसके पश्चात वार्ता जो आजीविका का हमारा साधन, और दंड नीति समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड नीति। तो ये तीन विद्याएं मनु के अनुयायी मानते हैं। आचार्य जो बृहस्पति है उनके अनुयायी दो विद्या ही मानते हैं। कौन सी? वार्ता दंड नीतिश्च इति बृहस्पत्या, अर्थात वार्ता और दंड नीति वो कह रहे हैं आजीविका का साधन हो और उसके पश्चात समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड की व्यवस्था हो। ये केवल दो ही बातें आवश्यक है। तो आचार्य बृहस्पति के अनुसार यदि पूछा जाए तो दो ही विद्या मानी गई है, वार्ता और दंड नीति। यहाँ प्रश्न कई तरह से बन सकते हैं। पहला सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि आचार्य बृहस्पति के अनुयायी कितनी विद्या मानते हैं और कौन कौन सी मानते हैं। तो दो विद्याएं मानते हैं, वार्ता और दंड नीति। इसके अलावा ये दे दिया जाता है कि कौन सी विद्या वह नहीं मानते हैं। तो अन्वीक्षिकी और त्रयी, ये दो ये नहीं मानते हैं। और शुक्राचार्य के अनुयायी है वो एक ही विद्या मानते हैं, दंड नीतिर एका विद्या इति औशनसा, अर्थात जो शुक्राचार्य वो कहते हैं केवल दंड के आधार पर ही यह समाज व्यवस्था चल सकती है या राजनीति चल सकती है। और कौटिल्य का विचार है कि चतस्र एव विद्या इति कौटिल्य। आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि चारों विद्या की आवश्यकता होनी चाहिए। अन्वीक्षिकी भी हो, व्यक्ति के भीतर तर्क शक्ति भी हो, तर्क वितर्क करने की क्षमता भी हो, और त्रयी अर्थात वेदों का ज्ञान भी हो, वार्ता अर्थात आजीविका का साधन भी हो, और दंड नीति अर्थात समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए चारों प्रकार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलने के लिए हमें दंड की व्यवस्था भी अनिवार्य है। तो आचार्य कौटिल्य ने इन सभी के मतों का एक समन्वय करके कहा कि चारों विद्या ही अनिवार्य है, चारों विद्या आवश्यक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके विषय में याद रखना है। और विनयाधिकारिक के प्रथम अधिकरण के विषय में जो और महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, जो आरपीएससी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। तब तक के लिए यदि कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और यदि और कोई आपके विषय में पूछना है इस विषय में तो आप जरूर मुझसे कहना। धन्यवाद।